बाबा से जेल में मुलाकात। जम्मू से पटना के लिए ट्रेन पकड़ा। अपनी रिहाई की सूचना दूरभाष से पटना केंद्रीय कार्यालय को पहले ही भेज दिया था। अपने पटना आने की भी सूचना दे दी थी। गाड़ी प्रातः पटना पहुंची। पटना पहुंचने पर फूल मालाओं से मुझे लाद दिया गया। पटना स्टेशन पर स्वागत के लिए केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत दादाओं तथा अन्य दादा लोगों के साथ बड़ी संख्या में मार्गी भी आए थे। उन लोगों के साथ बाबा के निजी सहायक रामानंद जी भी थे। हाल ही में इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। रामानंद जी सेवा प्रवृत्ति के निष्ठावान भक्त हैं। मैंने उनसे पूछा, मुझ जैसे एक कनिष्ठ कार्यकर्ता का इस प्रकार क्यों स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन बाबा से जेल में मिलते हैं। मैंने जब उनको बताया कि आप जम्मू से पटना आ रहे हैं, इसी पर बाबा ने निर्देश दिया कि पटना पहुंचने पर सभी दादा जाकर आपका स्वागत करेंगे। यह जानकर कि बाबा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। 2 वर्ष बाद मैं सबसे मिल रहा था। मैंने एक एक कर सबको गले लगाया। इसके बाद हम लोग जागृति के लिए रवाना हो गए। जागृति पहुंचते ही मैं बाबा से मिलना चाहता था, परंतु रामानंद दादा ने कहा अगले दिन प्रातः वह बाबा से उन्हें मिलाने ले जाएंगे। अगले दिन प्रातः उनके साथ बाबा से मुलाकात करने जेल गया। बाबा के साथ मिलने का समय केवल 20 मिनट था। बाबा को एक छोटे से कोठरी में रखा गया था। भीषण गर्मी थी। सेल में पंखा नहीं था। हम लोग उस सेल में प्रवेश किए। देखा बाबा एक चौकी पर लेटे हैं। हम लोग बाबा को साष्टांग प्रणाम निवेदित कर बैठ गए। बाबा पहले रामानंद जी से गुफ्तगू किए, उसके बाद मुझे अपने निकट बुलाए। बाबा ने कहा, अविलंब पासपोर्ट लेकर देश से बाहर चले जाओ। सिडनी सेक्टोरियल सचिव पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आदि देश आते हैं। संक्षिप्त वार्ता के बाद मैं साष्टांग प्रणाम कर बाहर आ गया। सेल चंदन की भीनी भीनी महक से भरा हुआ था। महासंबुधि बाबा जहाँ रहते थे, वह सेल आध्यात्मिक तरंगों से ओतप्रोत पवित्र परमधाम में बदल गया था। उस समय केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थित था, इसीलिए पासपोर्ट के लिए मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद पासपोर्ट कार्यालय से सूचना मिली कि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल सकता। इसके लिए 2 कारण बताए गए। 1, यदि मैं देश से बाहर गया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 2, देश को टुकड़ों में तोड़कर उसकी अखंडता नष्ट कर दूंगा। इसके बाद बाबा से मिलने मैं पटना चला गया। बाबा ने पासपोर्ट के विषय में पूछा। जब मैं उन 2 कारणों का उल्लेख किया जिसके आधार पर पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया, तो बाबा जोरदार ठहाका लगाते हुए बोले, देखो एक सन्यासी से सरकार कितना डरती है। उन्होंने निर्देश दिया कि पासपोर्ट देने से मना करने के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा कर दूं। वापस आकर मैंने केंद्र सरकार के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा कर दिया। मेरी दलील थी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, पासपोर्ट से मुझे कैसे वंचित किया जा सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेरी अर्जी विचारार्थ स्वीकार कर ली। पासपोर्ट संबंधित विवाद को निपटाने में कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं। इतने लंबे समय तक रुके रहना मेरे लिए कठिन था, क्योंकि बाबा निरंतर संदेश भेजते रहे कि मैं अविलंब भारत से बाहर चला जाऊं। मेरे लिए प्राइवेट पासपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। स्विट्जरलैंड के बन्सेल नगर में एक व्यक्ति था जो प्राइवेट पासपोर्ट देता था। उसे कहा जाता है वर्ल्ड सर्विस अथॉरिटी, WSA पासपोर्ट। उसकी फीस मात्र $20 थी। उस संस्था का मानना था कि सभी विश्व नागरिक हैं। पासपोर्ट उसी को देते थे जो उनके इस विचार से सहमत थे। उनके द्वारा तैयार फॉर्म पर हस्ताक्षर कर $20 के साथ आवेदन करना होता था। मैं
और केंद्रीय सचिव दादा दोनों ने फॉर्म भरकर आवेदन पत्र भेज दिया। 2 माह बाद ही हम लोगों को WSA पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट मिलने के बाद मैं जेल में बाबा से मिला। उस समय बाबा अपना ऐतिहासिक उपवास आरंभ कर चुके थे। फरवरी 12, 1973 को दवा के बहाने जेल चिकित्सक ने बाबा को जहर दिया था। इससे सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई होती, परंतु बाबा बच गए। प्रतिवर्ष हम लोग नीलकंठ दिवस के रूप में इस घटना को याद करते हैं। 7000 वर्ष पूर्व भगवान सदाशिव का दूसरा नाम पड़ा था नीलकंठ। यहाँ विष से तात्पर्य है समाज में व्याप्त दुख दर्द। भगवान शिव ने मानव जाति के समस्त पापों तथा कष्टों को अपना लिया था। बाबा भी मानव जाति के दुखों और पापों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से ही जेल गए और विषपान किया। बाबा सैकड़ों हजारों भक्तों के संस्कारों को अपने ऊपर ले लिए थे। वह महान थे। उनकी महत्ता का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। मानवता के प्रति उनका प्रेम अपूर्व तथा अवर्णनीय है। प्रतिदिन संस्कार लेकर हम लोगों को निर्मल करते थे। बाबा ने कांड की न्यायिक जांच की मांग की थी। मांग ठुकराए जाने के विरुद्ध तथा सन्यासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से क्षुब्ध अप्रैल 1, 1973 को वे अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए। दिन भर में वह केवल 1 कप दही का घोल लेते थे। यह क्रम पूरे अनशन काल तक चलता रहा। जब भी कोई व्यक्ति क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है, उसे समाज का विरोध झेलना पड़ता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। गैलीलियो को मृत्यु दंड दिया गया। सोक्रेटिस को विषपान करना पड़ा, क्योंकि इनके विचार सार्वभौम और प्रगतिशील थे। बाबा संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधकर एक मानव समाज की स्थापना करना चाहते थे। आर्थिक शक्ति पर सभी को बराबरी का अधिकार देने के वह हिमायती थे। उनके विचार से यह न्याय संगत व्यवस्था नहीं है कि मुट्ठी भर लोग धन के अधिकांश भाग के मालिक बन जाए और बहुसंख्यक दाने दाने के मोहताज हो। उनके अनुसार सभी एक ही परमपिता की संतान है। फिर यह विषमता क्यों? उन्होंने आह्वान किया कि सभी को मिलजुल कर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बाबा के वैचारिक आंदोलन से पूंजीपतियों और साम्यवादियों के हितों को चोट पहुंची रही। दीवारों पर लिखित नारों से वे नाराज थे। पूंजीवाद मनुष्य को भिखारी बनाता है, साम्यवाद मनुष्य को हैवान बनाता है, प्रौत मानव को इंसान बनाता है, प्रौत ही विकल्प है, प्रौत जानो प्रौत पढ़ो। ये नारे नगर नगर गांव गांव की दीवारों पर लिखे गए थे। प्रथम बार बाबा द्वारा साम्यवाद की धज्जियां उड़ाई गई थी। साम्यवाद एक जड़वादी युक्तिहीन दर्शन है। बाबा ने साम्यवाद की व्याख्या करते हुए बताया कि इस प्रकार के नारों से लोगों को गुमराह किया जाता है। साम्यवादी देश अपने नागरिकों को पशु की भांति सोना, खाना पीना तक सीमित कर दिए है। तत्कालीन सोवियत संघ का भारत के साथ गहरा व्यावसायिक संबंध था। 1970 के दशक में कोई साम्यवाद की आलोचना करने का साहस नहीं कर सकता था, परंतु इन्हीं दिनों साम्यवाद के विरुद्ध खुलेआम दीवारों पर नारे लिखे जा रहे थे। सेमिनारों द्वारा साम्यवाद के बर्बर चेहरे से पर्दा उठाया जा रहा था। बाबा द्वारा प्रतिपादित प्रौत दर्शन से प्रभावित हो साम्यवादी दल के अनेक सक्रिय कार्यकर्ता आनंद मार्ग को अपना रहे थे। सोवियत यूनियन तथा भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने बाबा की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 मुख्य भागों में विभक्त किया है: गरीब अमीर, श्रमिक मालिक,
निर्बल सबल। साम्यवाद का लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, जिसमें किसी प्रकार की विषमता तथा असमानता नहीं होगी। परंतु बाबा ने प्रौत दर्शन में स्पष्ट किया है कि समाज में मुख्यतः 4 श्रेणी के व्यक्ति होते हैं: थेसिस, एंटीथेसिस तथा सिंथेसिस। प्रक्रिया के पीछे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नहीं, बल्कि 4 श्रेणी के मानसिकता वाले लोग होते हैं। पूंजीवाद के विरुद्ध कार्ल मार्क्स एंटीथेसिस देकर साम्यवाद के रूप में सिंथेसिस को जन्म दिए। साम्यवाद का एंटीथेसिस साम्यवाद को निगल जाएगा। बाबा ने कार्ल मार्क्स के थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के नियमों का हवाला देते हुए घोषणा किया था कि एक दिन साम्यवाद का अंत हो जाएगा। इस घोषणा के बाद ही साम्यवादी सोवियत संघ आनंद मार्ग के विरुद्ध षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने बाबा को लक्ष्य बनाया था। उसे विश्वास था कि प्रौत के जनक बाबा को समाप्त कर देने के बाद प्रौत अपनी मौत स्वयं मर जाएगा। बाबा पर विष का प्रयोग उसी सोच की एक कड़ी थी। विश्व मानव के सामूहिक हित की बात को ध्यान में रखकर ही मनुष्य को उसकी समस्त योजनाओं की तैयारी करनी पड़ेगी। इससे उसके चलने की गति त्वरान्वित होगी और वह राह के कांटों को आसानी से हटा सकेगा। चलने की राह में बाधा आएगी ही। शुभ अशुभ सभी काम में बाधा आती है, परंतु बृहत के परिप्रेक्ष्य में जो सोचा जाए, जो किया जाए, उसके भीतर अनंत निहित शक्ति उसके आगे चलने के सब प्रकार के साधन जुटा जाती है। हमें इस बात को भूलना नहीं है। बाबा।